नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं आपका एओरजी की लाइब्रेरी पर। शुरू करने जा रहे हैं जीएस, जिसमें ज्योग्राफी हम पढ़ेंगे। और आपको पता है सीजीएल का एग्जाम दिसंबर में शुरू होने वाला है। ठीक, सीपीयू का भी एग्जाम है नवंबर में, जिसके एडमिट कार्ड के जो स्टेटस हैं वो आने शुरू हो चुके हैं। ठीक, तो शुरू करने जा रहे हैं ज्योग्राफी। उसमें पहले हम देखेंगे ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया की स्थिति देखेंगे कि कहाँ पर इंडिया है विश्व में। और ये एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। और आज के ही लेक्चर से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन फंसने लगेंगे। ठीक, तो इसको बिल्कुल ध्यान से देखेगा और बड़े आराम से आपको ये याद हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखो, ज्योग्राफी शुरू करने जा रहे हैं और इंट्रोडक्शन, ज्योग्राफिकल ओवरव्यू ऑफ इंडिया। ठीक है, देखो इंडिया लाइव इन नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर। देखो जैसे ये वर्ल्ड है, ये ग्लोब है पूरा। ठीक है, इसको अगर आप बीच से कट करोगे तो ये हो गया नॉर्थ का पार्ट और ये हो गया साउथ का पार्ट। क्लियर? अच्छा, इसको अगर ऐसे वर्टिकली अगर आप कट करोगे तो ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो जाएगा वेस्ट। तो इंडिया की स्थिति इधर, क्यों? क्योंकि एशिया इधर पर आता है। ठीक, तो किस कॉन्टिनेंट में है इंडिया? एशिया में है। और एशिया में भी कहाँ? साउथ एशिया। ठीक, तो साउथ एशिया में इंडिया एग्जिस्ट करता है। अच्छा, कोई भी चीज़ होती है उसका अपना एक एरिया होता है। तो इंडिया का एरिया क्या होगा? तो वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर ये इसका एरिया है। अच्छा, पूरे विश्व की अगर बात करें, जितने सातों कॉन्टिनेंट और पूरे महासागर मिला दो, ठीक है ना, पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, ये सारे, तो पूरे ओशियन और लैंड को अगर मिला दें तो इंडिया का परसेंटेज निकालेंगे कि इंडिया का कितना परसेंटेज है पूरे विश्व में। तो वो मात्र है 0.57%। 0.57% ये टोटल एरिया है। ठीक है, ऑफ द अर्थ। जैसे आप ग्लोब देखते होगे तो सपोज ये ग्लोब है। ठीक है, इधर पे आपको अमेरिका दिखेगा, इधर पे साउथ अमेरिका दिखेगा। ठीक है, इधर पे जाओगे तो यूरोप शुरू हो जाएगा, फिर ये इधर पे अफ्रीका हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे करके। और इधर पे क्या, पूरा पानी पानी है। ठीक, तो उसका पूरे इस अर्थ प्लैनेट का परसेंटेज निकालोगे इंडिया का तो ये सिर्फ 0.57% है। और अगर सिर्फ लैंड की बात करोगे, यानी कि कॉन्टिनेंट की बात करोगे, पानी को छोड़ दोगे, तो ये है 2.42%। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन टर्म्स ऑफ एरिया 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ये विश्व की 7वीं एरिया के टर्म्स में। अब बात करोगे, आप सोचोगे कि पॉपुलेशन में भी होता होगा, बिल्कुल। तो पॉपुलेशन में पहले पे चाइना है, दूसरे पे इंडिया है। ठीक, और ऐसा कहा भी जा रहा है कि 2030 तक इंडिया चाइना को भी पिछाड़ देगा पॉपुलेशन में। ठीक है, इसलिए आप देख रहे होगे, आप काफ़ी सारे बिल और एक्ट पास किए जा रहे हैं पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है ना, यूपी में भी हो चुका है। ठीक है, यूपी में भी सीएम ने बोल दिया है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है। ठीक है, अगर किसी के भी 2 से ज़्यादा बच्चे होते हैं तो उनको सरकारी योजनाएं जितनी भी होती हैं उनका लाभ नहीं मिलेगा। वो क्यों किया जा रहा है? ताकि जनसंख्या है उसको कंट्रोल कर सके। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, पहले पे कौन सा है एरिया के टर्म्स में? रशिया सबसे बड़ा है। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। ठीक, 7वें नंबर पर कौन सा है? ये अपना इंडिया। अच्छा, रशिया पहले पे। ठीक, अभी आपको पता होगा रशिया काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। यूक्रेन पे इन्होंने अभी हमला बोल दिया। ठीक, पुतिन जी ने, जो इनके राष्ट्रपति हैं, 2037 तक प्रेसिडेंट है वो रशिया के। ठीक, अच्छा, रशिया ने अभी हाल ही में गल्फ ऑफ ओमान के निकट एक अपनी नेवल एक्सरसाइज की है जिसका नाम है कायरो। ठीक है, तो इसको आप लर्न करेंगे। ये करंट का विषय है अभी, और करंट भी हम साथ साथ डिस्कस कर लेंगे ताकि मजे मजे में करंट भी याद हो जाए, कॉन्सेप्ट भी बन जाए और सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए। और छोटे छोटे लेक्चर होंगे, आप खाना खाते में, चलते फिरते में इनको देख सकते हो। कभी कभी भी फ़ोन खोला और आपने देख लिया लेक्चर। ठीक, चलिए दूसरे पे कनाडा। अच्छा, चाइना की बात करेंगे। 3rd नंबर पे है एरिया के टर्म्स में और पॉपुलेशन के टर्म में है 1st पर। ठीक, अभी चाइना ने हाल ही में अपना लार्जेस्ट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट किया, सबसे बड़ा सैन्य अभियान। कहाँ पर? ताइवान के निकट पे। ठीक है ना, देखो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, ठीक है, वॉर को इन्होंने जब किया शुरू, तो चाइना जो उसमें ताइवान के पीछे तो ये पड़ा ही रहता है। तो चाइना ने क्या करा कि ताइवान के आसपास अपने जितने भी फाइटर जेट है वो उड़ाना शुरू कर दिया। ठीक, तो अभी बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज भी कंडक्ट की गई है, मिलिट्री एक्सरसाइज। तो आप इसको याद रखेंगे, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करेंगे इंडिया 7th पे। ठीक, एरिया के टर्म्स में और पॉपुलेशन के टर्म्स में है 2रे नंबर पर। ठीक, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया का अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो वो है माउंट K2, जिसे गॉडविन ऑस्टिन भी बोला जाता है, लेकिन ये POK पे है। ठीक है ना, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे हम बोलते हैं। ठीक, लेकिन अगर आप बात करोगे टेरिटरी ऑफ इंडिया की जो मेन लैंड है, वैसे तो POK भी इंडिया का पार्ट है। अभी बताया जा रहा है कि रशिया ने एक मैप को निकाला है जिसमें POK को इंडिया का ही पार्ट दिखाया गया। क्लियर? तो लेकिन अगर आप बात करोगे कि इंडियन टेरिटरी में, मतलब जैसे ये इंडिया है पूरा, तो इंडिया में ही कोई ऐसा हाईएस्ट पॉइंट है इंडिया का? तो बिल्कुल है, वो है माउंट कंचनजंगा, जो कि कहाँ है? सिक्किम में। और इसकी हाइट कितनी है? 8598। ठीक है, मीटर में ये। और अगर इसकी बात करोगे तो 8611 मीटर। किसकी? माउंट K2 यानी कि गॉडविन ऑस्टिन। इतना क्लियर है? अच्छा, इंडिया 7th। अच्छा, 7th से अगर आप देखो तो 7 के आगे अगर आप 1 लगा दो तो ये हो जाता है 17th। तो अभी हाल ही में 17th जो 17वां प्रवासी भारतीय दिवस, जो कि 9 जनवरी को मनाया जाता है 1915 की वजह से। क्यों? क्योंकि गांधी जी 1915 में अफ्रीका से वापस आए थे भारत, इसलिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है और 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 17वां जो प्रवासी भारतीय दिवस है वो 2023 में मनाया जाएगा और ये कहाँ मनाया जाएगा? इंदौर में। ठीक है,
लगातार 6वीं बार क्लीन सिटी जो सर्वेक्षण कराती है भारत सरकार, उसमें लगातार 6th ईयर में, कॉन्जिक्यूटिव 6th ईयर में क्लीन सिटी के तौर पर कौन है? इंदौर है। आप ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी अगर सपोज ये 17 है, इसके बीच में अगर आप 0 लगा दो तो यही बन जाती है रैंक इंडिया की 107, यानी कि 107वीं। ये कहाँ पे रैंक है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ठीक है। अभी हाल ही में ये लॉन्च हुआ है, ठीक है ना, 2022 का, जिसमें इंडिया की जो रैंक ये बताता है कि किस देश में कितनी भुखमरी है, कौन कितने खतरे पे, कहाँ पर कितने लाखों की संख्या में लोग भुखमरी से मर रहे हैं, ठीक है। ये इंडेक्स ये बताता है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। तो 107वें नंबर पर है इंडिया, ठीक है। इससे पहले अगर 2021 की हम बात करें तो ये था 101वें नंबर पर, ठीक है, यानी कि 6 पोजीशन पीछे। अच्छा, कितनी कंट्री ने? 121 कंट्री ने इसमें पार्टिसिपेट किया, इतना क्लियर है। अभी एक इंडेक्स और आया है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है ना, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी है? 40 है। ये भी आप याद रखेंगे, ठीक। अच्छा, 17 देखो, 17 से अभी तो अक्टूबर का मंथ चल रहा है, तो 17 अक्टूबर इस दिन मनाया जाता है गरीबी उन्मूलन, एरेडिकेशन ऑफ पुवर्टी, ठीक। तो ये आप दिवस रखिए याद, ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, ठीक है। इसके पहले आता है 16, अगर आप गौर से देखोगे, आप लिंक बनाते चलोगे तो अलग से आपको कुछ याद नहीं करना पड़ेगा, तो ठीक। तो 16, तो देखो इधर लिख देता हूँ मैं, 16 अक्टूबर, इस दिन मनाया जाता है विश्व खाद्य दिवस, ठीक, फूड डे। इसकी जो थीम है, हर दिवस जब मनाया जाता है, जो भी दिवस मनाया जाता है उसकी थीम होती है जिसके बेस पर उसको सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसी तरह इसकी भी थीम है जिसका है लीव नो वन बिहाइंड, ठीक है, किसी को भी पीछे छोड़ते हुए आगे नहीं बढ़ना है। तो 16 अक्टूबर ये हो गया। अच्छा, 16 अक्टूबर में अगर आप गौर से देखें तो इसमें आपको 8 नजर आएगा, यानी कि अगर आप 2 से डिवाइड दोगे तो 8, तो ये बन जाएगा 8 अक्टूबर। बहुत इंपॉर्टेंट, ये है इंडियन एयरफोर्स का डे, ठीक है, भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये सबसे पहली बार 1932 में इसको बनाया गया। इंडियन एयरफोर्स 1932 में बनाई गई थी, इंडियन एयरफोर्स 1932 में बनाई गई थी, ठीक ना। तो आप इसको याद रखेंगे। तो 16 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 17 अक्टूबर, ये सारी चीज़ें डिस्कस अपन ने कर ली है। अब बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट, इसमें आपको नज़र आ रहा होगा चाइना, ठीक है। तो देखो, एक्वाकल्चर कंट्री, जहाँ पे एक्वाकल्चर का मतलब होता है जैसे समुद्री जो भी उत्पादन होता है, समुद्र से जो भी खाने वाने का उत्पादन होता है, ठीक है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो एक्वाकल्चर हो गया वो, ठीक। तो उसमें जो नंबर 1 पे है वो है चाइना, लेकिन दूसरे नंबर पे जो है वो है इंडिया, यानी कि एक्वाकल्चर कंट्री है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, एक्वाकल्चर इकोनॉमिकल कंट्री जो है वो कौन सी है? दूसरे नंबर पर इंडिया है, ठीक। अगर देखो बात करोगे आप तो फिश प्रोड्यूसर में तीसरे नंबर पे इंडिया है, यानी कि पूरे विश्व में तीसरे नंबर पर अगर सबसे ज़्यादा फिश का, मछली का उत्पादन होता है तो वो होता है इंडिया में, ठीक। और इंडिया में भी कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और दूसरे नंबर पर बंगाल में, क्लियर। और पहले पे अगर देश की बात करेंगे तो वो है चाइना, ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश को मछली पकड़ोगे पानी से अगर आप ध्यान दें तो जो आंध्र प्रदेश है कोस्टल स्टेट है, जैसे ये इंडिया है, ठीक। तो ये जो है कोस्ट है, इधर पे क्या है? पानी है, बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पर अरब सागर है, ठीक है। यहाँ पर आप चाहेंगे तो श्रीलंका मिलेगा, इंडियन ओशन मिलेगी, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इधर पर है, तो ये कोस्टल स्टेट है, क्या है? कोस्टल स्टेट है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया जिसका नाम है सॉल्ट, ठीक है। कैसे याद रखोगे? दो समुद्र किनारे बसा हुआ है सॉल्ट, समुद्र से क्या बनता है? सॉल्ट, यानी कि नमक बनता है। और नमक, ठीक है, लेकिन ये वो वाला खाने वाला नमक नहीं है, ये वो वाला नमक भी नहीं है जो आप ऐड आती है ना कि टूथपेस्ट में नमक तो होगा, ये वो वाला नमक नहीं है। इसका मतलब है एस फॉर सपोर्टिंग आंध्रा लर्निंग ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक। और ये $250 मिलियन इसके लिए वर्ल्ड बैंक ने दिए हैं आंध्र प्रदेश को, जिसमें 50 लाख बच्चे प्रशिक्षित किए जाएंगे। और ये इस अपने रूप में, मतलब शिक्षा में, या कह लो कि किसी स्टेट को एजुकेशनल प्रोग्राम के अंतर्गत ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको वर्ल्ड बैंक ने फंड किया है, क्लियर है। तो कितना? $250 मिलियन आंध्र प्रदेश में दिए गए, जिसमें 50 लाख बच्चे प्रशिक्षित किए जाएंगे सॉल्ट प्रोग्राम के दौरान। एस फॉर सपोर्टिंग, ए फॉर आंध्रा, एल फॉर लर्निंग, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो आपको आंध्रा से सॉल्ट से $250 मिलियन किसने किया है फंड? वर्ल्ड बैंक ने किया है, ठीक है। चाइना की हमने बात कर ली, इंडिया की हमने बात कर ली। अब बढ़ते हैं आगे की इंडिया की और ज्योग्राफिकल स्थिति देखते हैं। देखो, अब आप सोच रहे हो ये कैसे याद होगा? याद तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। एक लाइन बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं कि रटो नहीं कुछ भी, याद मत करो, सब कुछ समझो। लेकिन देखो, पहला स्टेप होता है किसी भी चीज़ को पढ़ने का, वो होता है समझना, ठीक है। डायरेक्ट तो कोई चीज़ ही लर्न नहीं करते, पर अगर आप टेबल भी लर्न करते हो तो पहले समझते हो। 2 1 2, यानी कि 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 आता है, ये आपने समझा है, ठीक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 2 5 तो 10, ये आपको लर्न है। और लर्न कभी कोई स्पेसिफिकली कोई रटने बैठता है ही नहीं, ये प्रैक्टिस से अपने आप हो जाता है, ठीक। जितनी बार आप चीज़ को पढ़ोगे, जितनी बार चीज़ को आप रिवाइज करोगे, फिर आप देखोगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आपको ये सारी चीज़ें लर्न हो गई, ठीक है। तो एक टाइम पर देखो, प्रैक्टिस से आपको लर्न हो जाता है। और एक टाइम पे अगर आपको
किसी भी एग्जाम में अपना बेस्ट देना है जीएस के पोर्शन में, तो आपको चीज़ें लर्न करनी ही पड़ती है। अगर कोई स्टेट है उसका सीएम नया अपॉइंट हुआ है या फिर गवर्नर अपॉइंट हुआ है, तो कैसे करोगे? उसका नाम याद ही करोगे? इसमें समझना क्या है, ठीक? तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा। अब कैसे करते हो, अलग से आपको इसके लिए टाइम नहीं निकालना, बस प्रैक्टिस से हो जाएगा। कैसे? जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, जैसे इधर पर हम 7th पे पहुंचे थे, 7th पोजीशन है इंडिया की एरिया के टर्म्स में। 7 से हमने फिर 17 बनाया, फिर 107 बनाया, फिर 17 अक्टूबर पे हम पहुंचे, ठीक? उससे फिर एक पहले हम 16 अक्टूबर पे पहुंचे, फिर 8 अक्टूबर पर। ऐसे लिंक बनाकर आप देखोगे, आपको याद भी हो जाएगा और माइंड पर प्रेशर भी नहीं बनेगा। लेकिन याद तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है। और याद इसलिए भी करना पड़ेगा क्योंकि देखो, जब आप क्वेश्चन करने बैठते हो एग्जाम में, तो वहाँ पे सेकंड्स का खेल होता है। सेकंडों में आपको आंसर निकालने होते हैं। सेकंड में आपने जीएस का क्वेश्चन पढ़ा आया तो ठीक, वरना आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन अब टाइम वो आ गया, कंपटीशन उस लेवल का होने लगा है कि आप जीएस के उन क्वेश्चन को भी स्किप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरिट हर चीज़ की हाई जाने लगी है। हर चीज़ से मतलब है हर एग्जाम की, ठीक? अभी जैसे अभी आप देखोगे सीपीओ का एग्जाम होने वाला है, सीजीएल का एग्जाम होने वाला है दिसंबर में, ठीक? अब तो देखो सीजीएल के मेंस में भी जीएस का पोर्शन बढ़ा दिया गया है, ठीक है? पहले होता था कि बस इंग्लिश और मैथ्स का खेल होता था, अब जीएस भी इंक्लूड कर दी, कंप्यूटर भी इंक्लूड कर दी, रीजनिंग भी इंक्लूड कर दी। तो आपको हर टॉपिक इक्वली पढ़ना होगा, ठीक? कैसे हो जाएगा? टेंशन नहीं लेनी, अपने आप प्रैक्टिस से जब आप 2-2, 3-3 बार चीज़ें पढ़ोगे, अपने आप याद हो जाएंगी चीज़ें। क्लियर है? तो याद करने की टेंशन लेनी नहीं है, याद खुद होता है प्रैक्टिस के बाद। तो पहले आप प्रैक्टिस करो, देखो 1-2 बार देखोगे, अपने आप चीज़ें याद हो जाएंगी। सबसे अच्छी बात एग्जाम में क्या होता है कि आपको 4 ऑप्शन में से एक छांटना होता है। डिस्क्रिप्टिव तो लिखना नहीं है कि यूपीएससी और जो यूपीपीसीएस के जो मेंस होते हैं उसमें तो आपको लिखना होता है, ठीक है? लेकिन इसमें तो 4 ऑप्शन है, उनमें से क्लिक करना है। अगर आपने कोई चीज़ 2 से 3 बार पढ़ बस ली, तो 4 में से एक अपने आप छांट लोगे। आप क्यों छांट लोगे? क्योंकि आप देखो ग्रेजुएशन कर चुके हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर चुके हो, आप इनफ मैच्योर हो। इस लेवल पर आकर मेमोरी पावर ऐसी हो जाती है कि आप एक बार बस चीज़ देख लो ना, तो हमेशा हमेशा के लिए वो याद हो जाती है। जैसे आप इंस्टाग्राम पर रील्स देखते हो, ठीक है? व्हाट्सएप पे आप स्टेटस देखते होंगे दोस्तों के, लेकिन याद हो जाता है कि यार ये वाला स्टेटस कहीं तो देखा है, ठीक? लेकिन वहाँ वो हमेशा याद क्यों रह जाता है? क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। पढ़ाई का हमको याद क्यों नहीं रहता? क्योंकि इंटरेस्ट नहीं रहता है, बस इसीलिए, ठीक है ना? तो थोड़े इंटरेस्ट से आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, तो हमेशा के लिए ये चीज़ें याद हो जाएंगी। और हमेशा के लिए करना भी क्यों है? आपको एग्जाम क्लियर करना है और नेक्स्ट फेज पे जाना है, तो इतना बस प्रोसेस होता है। तो इसके लिए कोई दिमाग पर बर्डन नहीं लेनी अलग से, ठीक? अच्छा, अभी मैंने बोला इंस्टाग्राम ने अभी एक कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था टेक अ ब्रेक। क्या? टेक अ ब्रेक। क्यों ये लॉन्च किया गया? इंस्टाग्राम ने नोटिस किया कि दुनिया पहले पड़ी है। इंस्टाग्राम धन धनाधन रील्स देख रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं चल रहा, 3-3, 4-4 घंटे निकल जा रहे हैं, 5-5 घंटे निकल जा रहे हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है ना? तो टेक अ ब्रेक का मतलब है जब आप 30 मिनट्स तक इंस्टाग्राम यूज़ कर लें तो एटलीस्ट रुक जाए आप, ठीक है? इंस्टाग्राम को आप बंद कर लें। इंस्टाग्राम में एक फीचर होता है जिसमें आप देख सकते हो अपनी एक्टिविटी, उसमें एक इंगेजमेंट का भी कॉलम होता है जिसमें आप देख सकते हो कि पर डे एवरेज आप कितना टाइम स्पेंड कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, ठीक है? वो इसी लिए सब कुछ लॉन्च किया गया ताकि आप ध्यान दें कि आप इस ऐप को कितना यूज़ कर रहे हो।